प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में व्याकरण विभाग में काल के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम जान लेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं और उनकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले हम वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, पहला वाक्य है रमन ने खिलौना खरीदा। दूसरा वाक्य है बच्चा फल खा रहा है। और तीसरा वाक्य है पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पहला वाक्य है रमन ने खिलौना खरीदा। तो इस वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में पूरी हुई थी, यानी पहले वाक्य में खरीदा क्रिया से पता चलता है कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया। अभी दूसरा जो वाक्य है बच्चा फल खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान या चल रहे समय में हो रही है, यानी दूसरे वाक्य में खा रहा है क्रिया से पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है। और तीसरे वाक्य में पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में क्रिया भविष्यकाल या आगे आने वाले समय में पूरी होगी, यानी जाएंगे क्रिया से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा। मतलब समय का बोध कराने वाले इन्हीं क्रिया रूपों को काल कहा जाता है। तो काल की परिभाषा अब हम देखते हैं क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके पूरी होने या संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पर इन क्रियाओं से हमें काम के होने के समय का बोध हो रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लो। पहला वाक्य है हम ताजमहल देखने जाएंगे। दूसरा वाक्य है हम दिल्ली जा रहे हैं। और तीसरा जो वाक्य है कल दीपावली थी। तो पहला वाक्य जो है तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिया जो है देखने की यह होने वाली है, अभी तक ना पूरी हुई है ना चल रही है। तो यहाँ संपन्न होने वाली है क्रिया। आगे का जो वाक्य है हम दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ क्रिया चल रही है, हाँ खत्म नहीं हुई है, चालू है। और तीसरा वाक्य है कल दीपावली थी। तो इस वाक्य में बीते हुए समय में ही क्रिया पूर्ण हो गई है, यानी क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के होने के समय का, उसकी पूर्णता का या उसकी अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। तो कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, पहला उदाहरण क्या है, विशाल पढ़ रहा था। दूसरा जो वाक्य है विशाल पढ़ रहा है। और तीसरा वाक्य है विशाल पढ़ेगा। तो पहला जो वाक्य है विशाल पढ़ रहा था, यानी यहाँ पर पढ़ने की क्रिया जो है वह पूरी हो चुकी है। दूसरा वाक्य है विशाल पढ़ रहा है, यानी पढ़ने की जो क्रिया है वो चल रही है, खत्म नहीं हुई है। और तीसरा वाक्य है विशाल पढ़ेगा, यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ है, आने वाले समय में संपन्न होने का यहाँ पर बोध होता है। तो आगे काल जो है ये काल के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, तो देख लो। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो भूतकाल यानी क्या, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
पहला वाक्य है रमा ने पत्र लिखा। दूसरा है बाबूजी दफ्तर गए थे। तीसरा वाक्य है कल वर्षा हो रही थी। और चौथा वाक्य जो है खिड़की खुली हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में क्रियाओं के माध्यम से उनके बीते हुए समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में हमें क्रिया पूरी होने का या समाप्त होने का बोध होता है, पता चलता है। बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। अभी काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। परिभाषा देखते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी उदाहरण देखते हैं। नम्रता कपड़े धोती है। दूसरा है बालक खेल रहा है। बच्चे दूध पीते हैं। सुमन चित्र बना रही है। तो पहला जो वाक्य है नम्रता कपड़े धोती है, तो यहाँ कपड़े धोने की जो क्रिया है यहाँ वर्तमान समय में क्रिया होती है। बालक खेल रहा है, तो यहाँ खेलने की क्रिया वर्तमान समय में होती है। तीसरा वाक्य है बच्चे दूध पीते हैं, तो यहाँ पर भी पीने की क्रिया वर्तमान समय में ही होती है। फिर सुमन चित्र बना रही है, यहाँ बनाने का जो कार्य है वह वर्तमान समय में होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इन क्रियाओं के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है, यानी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। हाँ, तो इन वाक्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी तीसरा भेद है भविष्यत काल। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय भविष्य में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। अभी हम भविष्यत काल के उदाहरण देखते हैं। देखो, ट्रेन 8 बजे चलेगी। दूसरा वाक्य धोबी सुबह कपड़े लाएगा। तीसरा वाक्य है नमन दिल्ली जाएगा। और चौथा है गीता गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी। पहले वाक्य में बताया है ट्रेन 8 बजे चलेगी, तो चलने की जो क्रिया है इस क्रिया से आने वाले समय में होने का यहाँ पर बोध होता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है धोबी सुबह कपड़े लाएगा। यहाँ पर भी क्रिया ना पूरी हुई है ना चल रही है, तो आने वाले समय में ही क्रिया पूरी होगी। अभी तीसरा वाक्य है नमन दिल्ली जाएगा, तो इस वाक्य में भी काम आने वाले समय में होगा। चौथा वाक्य है गीता गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो अभी प्रतियोगिता में भाग उसने लिया नहीं है, होना बाकी है, कार्य होना बाकी है, तो यह क्रिया भी आने वाले समय में ही पूर्ण होगी। मतलब यानी कि इन क्रियाओं के माध्यम से हमें उनके आने वाले समय में पूरा होने का पता चलता है, यानी क्रिया का आने वाले समय में पूरा होने का हमें बोध होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत्काल कहते हैं। तो बच्चों, आपको काल के तीनों भेद समझ में आए होंगे।
अभी हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल पहचानिए। यहाँ पर जो पहला वाक्य है, माँ शाम को मंदिर जाती है, तो ये वाक्य वर्तमान काल का है, क्योंकि यहाँ पर जाने की जो क्रिया है वह वर्तमान समय में होती है। दूसरा जो वाक्य है, गाड़ी तेज गति से चल रही है, ये भी वाक्य वर्तमान काल का ही है, तो यहाँ क्रिया वर्तमान समय में ही होती है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल का ही है। हम मीरा से मिलेंगे, अभी मिलने की क्रिया ना पूरी हुई है ना चल रही है, तो यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, यानी यह क्रिया भी आने वाले समय में होने वाली है, इसीलिए यह भविष्यत काल है। चौथा वाक्य है, आज स्कूल नहीं खुलेगा। यहाँ पर भी ये वाक्य क्या है, भविष्यत काल है, क्योंकि आने वाले समय में ही यह कार्य पूरा होगा। पांचवा वाक्य है, मैंने गाना गाया था, मतलब यहाँ पर गाकर हो चुका है गाना, क्रिया पूरी हुई है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल है। छठवां वाक्य है, बच्चों ने पतंग उड़ाई थी। यहाँ पर भी पतंग उड़ाने का कार्य पूरा हुआ है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल है। अभी दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। अभी यहाँ पर जो वाक्य है उसे उसका परिवर्तन करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। जैसे कि रानी काम कर रही है, ये वाक्य वर्तमान काल का है, तो उसको किसमें करना है, भूतकाल में बदलना है। तो कैसे किया, रानी काम कर रही थी, मतलब उसका काम भूतकाल में पूरा हो चुका, इसीलिए रही है के बदले यहाँ पर क्या आया, रही थी। दूसरा वाक्य है, बच्ची सो रही है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। हाँ, अभी यहाँ पर भूतकाल में कैसे किया, बच्ची सो रही थी, मतलब भूतकाल में क्रिया पूरी हुई है, कार्य पूरा हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ये भूतकाल हो चुका, भूतकाल में बदल दिया इस वाक्य को। बालक खेलने जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ ये जो वाक्य है भविष्यकाल का वाक्य है, तो बालक खेलने गए, ये भूतकाल में हमने बदल लिया। अभी प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलिए। अभी किसमें परिवर्तन करना है, वाक्यों का भविष्यत काल में परिवर्तन करना है। जैसे कि राधा हिंदी सीखती है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। अभी भविष्य काल में कैसे किया, राधा हिंदी सीखेगी, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, आगे कार्य होने वाला है। मोहन पत्र लिख रहा है, वर्तमान काल का वाक्य है ये, तो भविष्यत काल में कैसे करेंगे, मोहन पत्र लिखेगा, मतलब आने वाले समय में वह पत्र लिखेगा। अभी गीतकार ने गीत लिखा, यहाँ पर भविष्यत काल में कैसे बदलेंगे, गीतकार गीत लिखेगा, तो इस वाक्य में भी आने वाले समय में क्रिया पूरी होगी। तो बच्चों, आज हमने काल और उनके प्रश्न अभ्यास के बारे में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।